हाँ बच्चों, तो रेडी हो वापस। आज 4th सेशन, आज अपना तीसरा जो चैप्टर है उसका 4th और अंतिम पीरियड है। ठीक है, आज अपन इसको चैप्टर को भी खत्म करेंगे। और हम कहाँ पर थे? हम प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंड को या किस संख्या को हम नहीं लिखते हैं? क्या उत्तर है? इसका उत्तर है 1। कभी गुणनखंड लिखते हो ना अभाज्य, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखते हो, हर जगह 1 नहीं लिखते हो। जबकि गुणनखंड जब आप लिखते हो ना तो 1 इंटू 2 इंटू 3 जो भी आप लिखते हो 1 हमेशा लिखते हो। तो अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या नहीं आएगी? कौन सी संख्या नहीं आएगी? 1। ओके, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ये। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, और इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। आया? अच्छा है ना क्वेश्चन? हाँ, तो आ जाओ जरा, इधर आ जाओ। 9999, सबसे पहले 3 से भाग लगाया, क्या बचा? 3333। फिर वापस से 3 लगा, क्या बचा? 1111। फिर 11 का भाग लगा, क्या बचा? 101। फिर 101 का भाग लगा दिया, तो क्या बन गया गुणनखंड? 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्लियर? गलती नहीं करोगे। सबसे बड़ी संख्या। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी थी 19999, 5 अंकों की सबसे छोटी 10,000, 1000000। और अगर मैं आपको कहूं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगी, तो कौन बताएगा? ये होगी 99999। पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 में। अब आप 10,000 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये आ गया 10,000 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 का भाग लगाया, ये आ गया 5,000। फिर 2 का लगाया, फिर आ गया 2,500। फिर 2 का लगाया, ये आया 1250। फिर 2 का लगाया 625। अब 2 का नहीं जाएगा तो 5 का लगाया 125। फिर 5 का लगाया 25। फिर 5 का लगाया 5। फिर 5 का लगाया, तो क्या आया आंसर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार। फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अभी आगे आएगा इसी क्लास में है। इसको क्या बोलते हैं? घात और घातांक, है ना? तो इसको पावर बोलते हैं इंग्लिश में। तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो आंसर क्या हो गया अपना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सब अच्छे होशियार हो गए। पहला अच्छा समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए आपके। अब करिए
क्वेश्चन ये वाला 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। 1729 में किसका भाग जाएगा? 1729 में किसका भाग जाएगा? 1729 में तो 3 का भी नहीं जाता है, 6 का भी नहीं जाता है, 2 का भी नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता है। तो हमने कोशिश की है 7 का भाग लगा के देखते हैं। जब 7 का भाग लगाया तो ये आ गया 247। फिर इसमें हमने लगाया 13 का भाग, ये बन गया 19 आया। तो अभाज्य गुणनखंड आए अपने पास 7 × 13 × 19। क्या आया? वापस से लिख रहा हूं मैं, 7 × 13 × 19। आरोही क्रम में भी मैं लिख रहा हूं और आपस में कोई संबंध है क्या? अगर आपको पूछे तो उत्तर देना इनकी बीच का अंतर 6 है। ये अपना आंसर है। अगर एग्जाम में आए तो इसको बड़ा ढंग से सॉल्व करना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 करें। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है जरा? क्रमागत 2 × 3 × 4, ये हो गया 24, 6 से डिवाइड हो रहा है। 4 × 5 × 6, 120, 6 से डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों 6 से विभाज्य। उदाहरण द्वारा अपन ने इसको प्रूव कर दिया। आप सभी जब लिखना चाहें वीडियो को पॉज करेंगे और अपनी अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण देकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। 2 क्रमागत विषम संख्या का योग 4 से विभाज्य होता है। करो प्रूव इसको। तो हमने लिखा है 3 + 8, 3 + 5 8 हो गया, 5 + 7 12 हो गया, 7 + 9 16 हो गया, 9 + 11 20। ये सारी संख्या 4 से विभाज्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं? हाँ, ये कौन बताएगा? पहला 24 वाला 2 × 3 × 4 सही है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 के तो और टुकड़े हो सकते हैं। तो क्या लिखना चाहिए इसको? 2 × 2 × 3 × 3। अगर ऐसे लिखते तो सही होता, इसलिए ये सही नहीं है। इसमें क्या गड़बड़ हुई भैया? इसमें सब कुछ सही है लेकिन ये 1 आ गया, 1 नहीं आना चाहिए था। मना किया था ना, अपने लिखा था ना कि 1 नहीं लिखते। अब ये तीसरा 70 वाला ये सही है। ये देखो 2 × 5 × ये सही है, ये वाला सही है। और ये भी गलत है 54 वाला। इसमें क्या हो गया? 9 आ गया। 9 को क्या लिखना चाहिए था? 3 × 3 लिखना चाहिए था। इसलिए क्या उत्तर सही हुआ? सी। परीक्षा एग्जाम में आ सकता है, आपको प्रॉपर तरीके से इसको समझ लेना है और लिखना है। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 45 से विभाज्य है। संकेत दिया 5 और 9 अभाज्य संख्या हैं।
तो अगर 5 और 9 दोनों से भाग जाएगा तो उसके गुणनफल से भी भाग जाएगा। कौन सा रूल था? कौन सा रूल था? ये वाला, ये वाला, ये। यदि कोई संख्या दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो उसके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। इस नियम को आधार बना के अपन ने इसको आंसर बनाया। तो हम पहले 5 का भाग लगा के देखेंगे, फिर 9 का भाग लगा के देखेंगे। और बताओ मेरे को 5 का विभाज्यता की जांच कैसे करोगे? लास्ट में 0 या 5 आए तो 5 तो क्लियर हो गया। अब रहा 9 की विभाज्यता की जांच करनी है तो क्या करोगे? इसको जोड़ लगा लो। किसको? 25, 1, 1, 0 को जोड़ो जरा। 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 9 का भाग जा रहा है तो 5 और 9 दोनों का भाग जाएगा, इसलिए 45 का भाग भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य, तो ये 2 × 3 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार से एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो क्या हम कह सकते हैं कि संख्या 4 × 6 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उदाहरण दीजिए। तो 4 × 6 का भाग 24 में नहीं जाएगा, क्योंकि 4 × 3 4 तिया 12 और 12 जो है वो 24 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए ये उदाहरण देंगे कि 4 × 3 = 12 एंड 12 इज नॉट, जो 12 है वो 24 से विभाजित नहीं हो सकता, इसलिए यह संभव नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्याओं क्या आप मुझे बता सकते हो? आंसर आएगा सबसे छोटी 2 × 3 × 5 × 7 = 210। आंसर है क्या आएगा? 210। सबसे छोटी संख्या जो 4 भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त होती है। ये अपना अभाज्य गुणनखंड का अपने कॉपी खत्म हो गया। अब अपन पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक जो है ना बेटा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF। शॉर्ट में कहते हैं, तो लॉन्ग में क्या कहेंगे इसको? इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिख ले जरा, HCF महत्तम समापवर्तक। होता क्या है? होता क्या है? होता ये है कि अभी अपन ने क्या देखा, 12 और 16 के सार्व गुणनखंड निकाले, उसमें तो सबसे बड़ा होता है ना बेटा, सबसे बड़ा कौन? 4। तो सबसे बड़ा जो होता है वह महत्तम समापवर्तक है। यानी कि मतलब क्या? मतलब ये कि सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग सब में चला जाए। अभी एक और अगला पढ़ने वाले अपन लघुत्तम समापवर्त्य। बहुत इजी है और बहुत अच्छा है। महत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। हिंदी में, इंग्लिश में HCF। क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो आएगा, उसको क्या बोलेंगे? LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और शॉर्ट में हम बोलते हैं लघुत्तम। तो आज अपन सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? HCF। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं, मान लिया 20, 28 और 36 का। यहाँ पे क्या लिखा बेटा? 20, 28 और 36 का आपको HCF निकालना। सबसे पहले क्या करोगे? गुणनखंड निकाल लोगे, फिर सबसे बड़ा गुणनखंड को मान लोगे। जरा देखो, जरा इधर किया है क्या? पहले देखते हैं, अपन ने किया है 12 और 16। यहाँ किया बेटा, ये देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं ताकि थोड़ा गड़बड़ कर रहा है।
सबसे पहले 12 और 16 के गुणनखंड निकालते हैं और सबसे बड़ा निकालते हैं। तो निकालो बेटा, आ जाओ। 12 और 16, 12 को क्या किया, 2 का भाग लगा 6 आया, फिर 2 का लगा 3, तो क्या आ गया गुणनखंड 2 × 2 × 3। 16 को किया 2 लगाया 8 आया, फिर 4 आया, फिर 2, तो क्या आ गया 2 × 2 × 2। अब क्या है इसका जो महत्तम समापवर्तक है, तो दोनों में कॉमन, तो 2 बार 2 इधर आ रहा है, 2 बार 2 उधर आ रहा है, तो क्या आंसर आ गया 2 × 2 4। करते जाओ। अभी आप इसमें ये मत सोचो कि ये कैसे क्या हुआ, डू इट योरसेल्फ। अगला करो, ये 20, 28 और 36 करो टुकड़े, करो गुणनखंड निकालो। 20, 28 और 36 मेरे साथ आ जाओ। 20, 28 और 36, 20 को किया 2 का भाग लगा 10, फिर 5 दिया, क्या आया 2 × 2 × 5। 28 को किया 2, 14 आया, 7 आया, 2 × 2 × 7। 36 को किया 2 का लगाया, फिर 2, फिर 3, फिर 3, तो 2 × 3 × अब इनमें कॉमन बता दो आप, इनमें वो संख्या बताओ जो सब में कॉमन आ रही है। तो 2 × 2 यहाँ पे भी आया, 2 × 2 यहाँ पर भी आया, 2 × 2 यहाँ पर, और तो कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, HCF बराबर 4। ओके, आपको समझ में आने लगा है, कुछ आने लगा है समझ में? तो यहां आंसर देख लीजिए, इस प्रकार से 1, 2, 4 इनका सबसे बड़ा गुणनखंड 4 है। तो आप जरा ये पढ़ लो, 2 या अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में MUS या HCF भी लिखते हैं, इसे महत्तम भी कहते हैं। अब अपने को निकालने हैं महत्तम समापवर्तक 24, 36 का, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। चौबीस और 36 का निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो। मेरे साथ जब मैथ्स आप पढ़ते हो तो एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे ही कोई क्वेश्चन आते हैं आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर क्या करना है, फिर क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करना है, फिर वापस से वीडियो को रन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए और अगला क्वेश्चन में आ रहा हूं। पहला है 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक या HCF हम निकालेंगे। सबसे पहले 24 के टुकड़े कर दीजिए, 2 का भाग लगाया 12 आया, फिर 2 लगाया, फिर 6 आया, फिर 2 लगाया 3 आया 3, तो 2 × 2 × 2 × 3, 36, 2 लगाया 18, 2 लगाया 19, फिर 3 और 3, तो 2 × 2 × 3, कॉमन बताइए। एक तो 2 × 2 दोनों में आया, और इसमें भी 3 एक बार आया, इसमें भी 3 एक बार आ गया, 2, तो एक एक बार उठा लो यहां से, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 बराबर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। आपको समझ में आया और अच्छा समझ में आया? दो संख्याओं के गुणनखंड अपन ने निकाल लिए और उस अभाज्य गुणनखंड में से अपन ने वो मैक्सिमम, वो जो संख्या दोनों तरफ कॉमन आ रही थी ना, उसको निकाली। जैसे आप बुक में भी लिखा देखा, बुक में कैसे किया देखो, बुक में ऐसे तो किया है कि ये 20 का किया, फिर ये 20 का तो ये आया 2 × 2 × 5, 28 का आया ये, 36 का आया ये, तो कॉमन क्या आया बेटा देखो जरा, कॉमन आ गया ये और ये उठा है कॉमन, ये आंसर आ गया। अब कुछ और अच्छा समझ में आ गया, और क्वेश्चन करते हैं ये वाला। अब अपन करते हैं ये वाला आंसर, ये वाला करते हैं सेकंड नंबर। 15, 25 और 30, 15, 25 और 30 का अपन निकालने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। पंद्रह को टुकड़े किए 3 और 5, 3 × 5, 25 को 5 × 5 और 30 को 2 × 3 × 5। कॉमन क्या आ रहा है तीनों के बीच में 5।
इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। इसमें 3 आ रहा है, लेकिन इसमें बीच में 3 नहीं आ रहा है, बीच वाले में। अगला वाला ये करो जरा, 8 12, 8 को करो, 8 को किया, 2 का लगाया 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 को किया 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या आ जाएगा दोनों में कॉमन, ये और ये। क्या आंसर आया, 4। लास्ट नंबर भी कर लो जरा, ये वाला करो, 12 इंटू 16 इंटू 28 करो जरा। 12 और 16 28, 12 को किया, 2 का लगाया 6 आया, फिर 2 का 3 आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 को किया 2 2 2 2 4 बार आ गया। 28 को किया 2 इंटू 2 से कॉमन क्या आ रहा बेटा, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2। आंसर क्या आया, HCF 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यस, अब रेडी हो जाइए प्रश्नावली 3.6 के लिए। प्रश्नावली 3.6 के लिए तैयार हो जाइए। वही टेक्निक, जब कभी कोई एक्सरसाइज प्रश्नावली आए, वीडियो पॉज करेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर वापस ये वीडियो रन करेंगे। ओके, तो आप अपना काम कीजिए, और जब आपका हो जाए सेल्फ प्रैक्टिस तो वापस से वीडियो स्टार्ट करना। यहाँ मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। निम्नलिखित संख्याओं में से के महत्तम समापवर्ती या HCF ज्ञात कीजिए। 18 48 30 42, ये सब का लेना है। अब इतने सारे करने, कौन सा करते हैं अपन, क्वेश्चन कौन सा उठाते हैं। यस, एक्सरसाइज। क्वेश्चन में डायरेक्ट मैंने लिया है H। कौन सा लिया मैंने आपके लिए, H। कौन सा लिया है, ये वाला H। थोड़ा मुझे सबसे टफ लगा, मैंने उसको उठा लिया। 91 112 49, इसको मैं निकालूंगा। 91, 7 का भाग लगाया, 13 बार गया, तो 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। इसमें 112, 2 लगाया, फिर 56 आया, फिर 2 लास्ट में 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 7, 49 7 7। सब में कॉमन क्या है बेटा, इसमें 7 है, इसमें एक बार 7 है, और कोई चीज कॉमन नहीं है, इसलिए आंसर क्या हुआ, HCF बराबर 7। और कुछ क्वेश्चन करने की इच्छा है, एक क्वेश्चन और कुछ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो ऐसा करते हैं, कुछ कौन सा, एनी टफ क्वेश्चन, मे बी वी विल टेक 32 और 102। 34 और 102 में आपके लिए कर रहा हूं। 34 क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये F पार्ट। 34 और 102 लगाइए भाग, 2 का लगाया 17, 17 दूना 34, ये आ गया। फिर 2 का लगाया 51, फिर 17 का लगा दो, ये 3 बार गया 1, ये तो आ गया 2 इंटू 17, ये आ गया बेटा 2 इंटू 3 इंटू 17। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज HCF बराबर 2 इंटू 17 बराबर 34। क्लियर है, 2 इंटू 17 बराबर 34, ये आंसर आया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन का HCF निकाल लोगे। अच्छा, अगला कर लेते हैं। अब निम्न का अपने को निकालना है HCF। 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्याएं और 2 क्रमागत विषम संख्याएं। इनमें किसी का भी अपने को नहीं मिलता है। दो क्रमागत संख्या अगर हो तो उसका महत्तम समावर्ती होगा 1।
दो क्रमागत संख्या यानी कि 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6 का अगर आप HCF निकाल रहे तो क्या आएगा 1। दो क्रमागत सम संख्या 3 और 4 यानी 2 और 4, 4 और 6 उनका आएगा 2 आंसर। और दो क्रमागत विषम संख्या इसका उत्तर आएगा 1। तो क्या लिखोगे, वापस से बोल रहा हूं मैं, दो क्रमागत संख्याओं का HCF 1, दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF 2, दो क्रमागत विषम संख्याओं का HCF 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्तम समापवर्ती इस प्रकार ज्ञात किया गया। 4 को टुकड़े कर दिए, 15 को टुकड़े। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का महत्तम समापवर्ती 0 है। क्या यह उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही उत्तर क्या है? जब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होता है तो उत्तर होता है 1, 0 नहीं होता है, उत्तर होता है 1। ये अपनी प्रश्नावली 3.6 खत्म होती है। और अगला टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का लास्ट टॉपिक और बहुत ही अच्छा काम का टॉपिक, जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्त्य। अभी तक आपने पढ़ा महत्तम, उसमें तो अपने गुणनखंड निकाला था। अब यहां पर क्या करेंगे, अपन मल्टीपल निकालेंगे, गुणज। और गुणज निकालेंगे, वो सबसे छोटा वाला जो मल्टीपल होगा उसको LCM कहेंगे। और बहुत काम आता है ये, जब आप फ्रैक्शंस पढ़ोगे ना बेटा, और फ्रैक्शंस को जब जोड़ोगे तो आपको ये LCM लेना पड़ेगा। LCM बहुत काम की चीज है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मान लिया 4 और 6 की एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको आप करो, वो निकालो सार्वगुणज। तो 12, 24, 36, हाँ, और 6 का क्या आएगा, तो सबसे छोटा 6 2 12, तो सबसे छोटा आया 12। तो 12 जो है वो मान लेते हैं सबसे छोटा गुणज है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 12 हुआ। तो यह वह सबसे छोटी छोटी संख्या है जो दोनों का गुणज है। तो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती इन संख्याओं के सार्वगुणजों में से सबसे छोटा होता है। इसको हम संक्षेप में कहते हैं LCM। अगर आपको कोई कह दे कि यहाँ पर एक दे रखा है 8 और 12 का LCM निकालो, तो कैसे निकालोगे? 8 के भी पहाड़े लिख दो और 12 का भी पहाड़ा लिख दो। तो एकम 8 एकम 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32, और 12 का निकालोगे तो 12, 12 2 24, 12 3 36। सबसे छोटा कौन सा हो गया? सबसे छोटा हो गया ये। तो अगर आपको पूछे कि 8 और 12 का LCM निकालना है तो क्या निकालोगे आंसर? 24। और दे रखा है 4 और 9 का निकालोगे तो 4 और 9 का निकालना है तो कैसे निकालोगे? 4 और 9 लिखो जरा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 7 28, फिर 32, फिर 36। 9 का निकालो, 9 2 18, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौका 36। तो अपने कॉमन कौन सा आ गया? आंसर क्या निकालेंगे यहाँ पे? 36। 6 और 9 का भी निकाल सकते हो क्या? 6 और 9 का भी निकाल सकते हो क्या? करके देखना है, निकालो। 6 का निकालो और 9 का निकालो पहले। तो 6 कम 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 चौक 24। तो 9 का 9 दूनी 18, 9 3 27। तो सबसे पहले कॉमन क्या आ गया? ये भी 18, ये भी 18। तो क्या आ गया LCM? 18। कुछ समझ में आने लगा है? कुछ मजा आने लगा है? अब क्वेश्चन कर लिया जाए। अब उदाहरण करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। आ जाओ।
उदाहरण पे आ जाओ। उदाहरण नंबर 8, 12 और 18 निकालिए, फिर 24 और 90 निकालिए, फिर 48 से 45 का लघुत्तम समापवर्ती निकाला। ये क्वेश्चन समझना भी है और आपकी अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करना भी है। हम जानते हैं कि 12 और 18 के सार्वगुणज, ये 12 और 18 के निकाल लिए। ये सबसे छोटा हुआ 36, तो ये 36 अपने आंसर आया। लेकिन निकालने का तरीका क्या, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो तरीका निकालेंगे ऐसे, 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 के, 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3। अब अपन जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो ज़्यादा बार आ रहा, 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा तो 2 इंटू 2 लिखो, फिर यहाँ पर 3 भी 2 बार तो यहाँ लिखो 3 इंटू 3। तो ये आंसर बन गया। तो क्या बन गया ये, 4 इंटू 9 36 आंसर आया कि नहीं आया। अगर एचसीएफ निकालना था तो अपन क्या निकालते, यहाँ 2 बार 1 बार आया, ये 3 1 बार आया, तो 2 इंटू 3 अपन लेते 6, ये तो होता है बेटा एचसीएफ। और एलसीएम निकाला तो कैसे निकाला, ज्यादा बार जो आ रहा है, वापस से करें बेटा फ्रेश। 12 और 18 करो जरा अपने आप, 12 और 18, 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है बेटा। और एलसीएम निकालना है तो ज्यादा देखो 2 इंटू 2, 2 सबसे अधिक 2 बार कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, फिर 3 यहाँ तो 1 बार ही आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 बार, तो दोनों बार लिखना है। तो क्या हो गया ये 4 इंटू 9, क्या आंसर आ गया 36, ठीक है। इसे यहाँ लिखा हुआ भी देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। इन अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड अधिकतम 2 बार आता है। ये 12 गुणनखंडों में, इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड 3 अधिकतम 2 बार आता है। 18 गुणनखंडों में है। दोनों संख्याओं का लसम उन अभाज्य संख्या गुणनफल है जो उन संख्याओं में अधिकतम बार आते हैं। इस प्रकार ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 36 है, ठीक है। 24 और 90 का निकालो। 24 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बार 2 आया, 1 बार 3 आया, ये आया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या देखो अब कैसे करोगे आप, ये तो 3 बार तो 2 उठा लोगे, और 2 बार 3 उठा लोगे, और 1 बार 5 उठा लोगे। आंसर क्या आएगा, देखो यहां मैंने किया 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 और 5, क्या आंसर आया 360। कुछ समझ में आया, सेल्फ तरीके से सॉल्व करोगे और इसको अपने आप से करके और वापस से कॉपी में करके समझोगे। तीसरा कर लो जरा, चालीस, 48 और 45 का निकालना है। निकालो सब टुकड़े। 40 के 2 इंटू 2 इंटू, निकालना तो आता है कि नहीं आता है, कि भूल गए कि बताऊं मैं, 40 2 का भाग लगाया, 20 फिर 2 का भाग लगाया, 10 फिर 2 का भाग लगाया 5, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है बेटा। ये आ रहा है, इधर आ रहा है। उसी प्रकार से 48 का, उसी प्रकार से इसका निकालोगे ना बेटा। तो ये निकाल लिया मैंने 48 का, ये निकाल लिया 35। अब बताओ निकालो जरा कैसे आ रहा है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 3, यहाँ 4 बार आता, तो सबसे उठाओ 4 बार वाले को उठाओ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 उठा लिया। अब 3 सबसे अधिक आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इंटू 3 इंटू 3, फिर 5 1 बार आ रहा है बेटा, ये 5, ये आपने निकालो, मल्टीप्लाई कर लो, ये भी देखो यही कर रखा है, ये काम यहाँ पर किया हुआ है, और ये अपना आंसर आ गया 720। अब तो समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया। अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हुई, अब अपन एक ये दूसरा एक और ये तो आपने अब एक बहुत छोटा तरीका निकालते, ये सब माथा फोड़ी नहीं करना, थोड़ा टफ लगता है, तो एक शॉर्टकट बढ़िया टेक्निक निकालिए, और वो टेक्निक ये वाली है, जल्दी से अपना क्वेश्चन हो जाए, उसकी टेक्निक ये वाली। कैसे करना है देखो जरा,
20, 25 और 30 का निकालना है। सबको एक लाइन में रख दिया, 2 का भाग लगाया 10, ये 25 का उतार दिया 25, क्योंकि 25 में भाग जा ही नहीं रहा है, 30 में 15 आ गया। अब किसका लगा है? 2 का लगा रहे हैं, तो 2 यहाँ तो चला गया 5 बार, 25 ऐसा कैसे उतार दिया, 15 ऐसा उतार दिया, ठीक है। फिर वापस 3 का भाग लगाया, तो 5 ऐसा कैसा उतार दिया, ये 5, फिर 25 ऐसा कैसे नहीं जा रहा, 15 5 का बार चला गया, फिर 5 का लगाया 1 फिर। अब क्या आया, 2 इंटू 2 बार आ गया, फिर 3, फिर 5 आ गया। तो ये अपना आंसर आता है। करके देखें वापस से फ्रेश, मैं भी कर रहा हूं, आप भी अपनी अपनी कॉपी में कीजिए। जितनी बार करोगे उतना परफेक्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलो कि करके देखो जरा इधर, 20, 25, 30 लगाओ भाग। सबसे पहले 2 का लगाया, ये आ गया 10, ये वापस यूं का यूं 25, ये आ गया 15। फिर किसका लगाया, मान लिया 2 का लगाया, तो ये आ गया 5, ये 25 ऐसा कैसा उतार लिया, ये 15 ऐसा कैसा उतार लिया। फिर किसका लगाया 5, 1 बार गया, 5 बार गया, 3 बार गया। फिर मान लो 5 का लगा लो, 1 आया 3 ऐसा कैसा। फिर मान लो 3 का लगा लो, 1 आया, क्या उत्तर आया, ये वाला उत्तर आया। करो जरा, लिखो इसको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, आ गया समझ में अब तो, ये आ गया 300। क्लियर हो गया सबको। ये सेम चीज मैंने वहां पर भी कर ली और ये आपके क्वेश्चन आ गया। हाँ, अब कुछ उदाहरण है, महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती के कुछ उदाहरण। अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन अभी हम लाइफ में, रियल लाइफ में क्या काम आता है, रियल लाइफ में एचसीएफ और एलसीएम क्या काम आते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 टैंकरों में, एक में तो 850 लीटर, एक में 680 लीटर मिट्टी का तेल भरा हुआ है। उस बर्तन की अधिकतम कैपेसिटी ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों को, तेल को पूरा पूरा नाप देवे। ऐसा कोई आप दाओ नाप, और वो ऐसे साइज का होना चाहिए कि दोनों टैंकर बराबर, यूं नहीं, तेल बचना नहीं चाहिए। तो कैसे करोगे उसको, उसका निकालोगे एचसीएफ। वांछित बर्तन दोनों टैंकरों को पूरा पूरा नापना आता है। इसकी धारिता दोनों टैंकरों धारिताओं के पूरा विभाजक होना चाहिए, साथ ही इस धारिता अधिकतम ही भी होनी चाहिए। अतः ऐसे बर्तन की अधिकतम धारिता उसकी महत्तम समापवर्ती होगी, जिसे निम्नलिखित तरीके से हम प्राप्त करेंगे। तो महत्तम समापवर्ती एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या किया था, 850, 2 का भाग 425, फिर 5, फिर ये 85 आया 17। तो क्या आ गया बेटा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसी प्रकार 680 को किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, देखो 2 एक बार आया, 5 इधर एक बार आया और 17 दोनों जगह आया। तो क्या आ गया बेटा, ये आ गया 17, ये 176। आंसर जरा देखो क्या आया, मैंने किया वो सही है कि नहीं किया, ये ऐसे किया ये, और ये आंसर आ गया 170 आ गया। अतः वांछित बर्तन की अधिकतम धारिता 170 लीटर है। ये पहले बर्तन को 5 बार में, दूसरे को 4 बार में पूरा पूरा माप देगा। ये क्वेश्चन अपन ने एक प्रैक्टिकल लाइफ का किया। उदाहरण नंबर 13 भी करना है। प्रातःकालीन सैर कर रहे हैं, 3 आदमी एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयां, एक की तो कदम है 80 सेंटीमीटर का, एक का 85 का, एक का 90 का। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे पूरे कदमों को तय करे। एचसीएफ निकालोगे कि एलसीएम, क्वेश्चन का आंसर आएगा एलसीएम। प्रत्येक व्यक्ति चलेगी दूरी का सामान्य न्यूनतम रहना है, यदि वांछित न्यूनतम दूरी उस व्यक्ति को चलनी है, इस कदमों के मापों को लघुत्तम समापवर्ती होगी। तो हम इन तीनों का लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। तो तीनों का जब अपन निकालेंगे 80, 85 और 90 का, तो यह कैसे आएगा जरा निकाल लो।
80, 85 और 90 का जरा निकाल लो लघुत्तम समापवर्ती। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण सॉरी, ये है उदाहरण नंबर 13। क्या निकालना है? 80, 85 और 90 का एलसीएम। सबसे पहले 5 का भाग लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके 5 एकम 5 और 3 बचा 5 छंगा 30। ये आ गया 5 एकम 5, 3 बचा 7, 5 से तो 35। ये बचा 5 एकम 5 और ये 4 18। फिर 2 का लगा दो, ये आ जाएगा तुम्हारे 8, 17, 9। ठीक है, इसको आप करते चले जाओ। तो ये मल्टीप्लाई करना है अपने को, चाहे तो ऐसे कर दो 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 17। इसको जब आप करोगे तो उत्तर आ जाएगा अपने पास 12,240। मल्टीप्लाई करना, आपको आंसर मिल जाएगा। निकालोगे ना? 10 इंटू 17 इंटू 72, तो ये हो गया तुम्हारा 17 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 और 17 करो, 7 दूनी 14 से लगा 1, 7 से 50 हो जाएगा 50, ये 50, ये 2 और ये 7, ये 4, 2 और ये 12, ये 0 लगा दो आगे, ये लगा तो ये आ जाएगा 10 इंटू 12 24 इज इक्वल टू 12 24 और 0 बराबर। ये आंसर आ गया। अब अगला जो लास्ट सेशन होने वाला, इस चैप्टर को पूरा नहीं कर पाए अपन, अब अपना अंतिम सेशन में अपन जो पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 14 पढ़ेंगे और प्रश्नावली 3.7 करेंगे और उसके बाद अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो ये अपना चौथा सेशन, चैप्टर नंबर 3 का चौथा सेशन पूरा हुआ और अंतिम और 5वां सेशन जिसमें अपन इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे, प्रश्नावली में दिए गए सारे सवालों को भी हल करेंगे और प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तब तक आप प्रैक्टिस करके तैयार रहिए।